गुड मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आज हम लोग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेक्चर नंबर 2 पर ध्यान देंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट हीट जनरेशन के काम आता है। ठीक है, तो तुम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे होंगे, जैसे कि गीज़र, माइक्रोवेव, राइट, थर्ड वाटर हीटर। देखा है ना ये सारे तीनों। इन लोग क्या करते हैं? गीज़र और वाटर हीटर पानी गर्म करता है, वाटर को हीट करता है, और माइक्रोवेव क्या करता है? फूड को कुक करता है। करेक्ट। अब ये करते कैसे हैं? अब इन सारे इक्विपमेंट्स के अंदर कॉइल्स रहते हैं। ठीक है, एक कॉइल ऐसा रहता है, देखो जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है एक कॉइल का टाइप। दिस इज कॉल्ड एज कॉइल्ड कॉइल। कॉइल्ड कॉइल मतलब खुद में गुण डाला हुआ। और एक है ऐसा ऐसे स्ट्रक्चर में कॉइल, ऐसे डबल फॉर्म में आएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड टाइप ऑफ कॉइल। ठीक है, अब ये सारे इक्विपमेंट्स के अंदर, गीज़र हो, माइक्रोवेव हो या वाटर हीटर हो, इन सारे इक्विपमेंट्स के अंदर ये तीनों कॉइल्स ऐसे कॉइल्स रहते हैं। ठीक है, हीटर हो, फिर आजकल तो एक और नया चीज़ आता है, देखो इंडक्शन, जिस पे हम लोग खाना बनाते हैं। ठीक है, ये सब में ऐसे कॉइल्स भरे हुए रहते हैं। अब इन कॉइल्स के अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, ठीक है, तो ये आजू बाजू में हीट रिलीज करते हैं, और इस हीट को एक मेटल प्लेट के साथ कांटेक्ट में लाया जाता है। यहाँ पर एक मेटल प्लेट रहता है, और ये मेटल प्लेट गर्म हो जाने पर जो भी आपका इफेक्ट है, मतलब यहाँ पर अगर पानी रहेगा तो पानी गर्म हो जाएगा, अगर कुकर लगाया हुआ रहेगा तो कुकर गर्म हो जाएगा। दिस इज हाउ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड। क्लियर? अब मैं तुम्हें एक और चीज़ सिखाता हूँ। ठीक है, अब हम एक ड्रॉ करेंगे बल्ब। ध्यान से देखो, ये बल्ब का स्ट्रक्चर देखो। ठीक है, ये हमारा बल्ब है। ये बल्ब को तुम लोगों ने देखा होगा, अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर बल्ब के दो वायर्स रहते हैं और बीच में एक वायर रहता है। करेक्ट? और ये होता है सोलेनॉइड टाइप ऑफ कॉइल। ठीक है, इसके अंदर ये जो रहता है, दिस इज कॉल्ड एज स्क्रू कैप। ओके, यहाँ पर ग्लास का सपोर्ट रहता है। ये बाहर जो रहता है वो ग्लास बल्ब रहता है, और इसके अंदर नाइट्रोजन गैस से फिल होता है। ठीक है, समझा? तो अब ये जब इसके अंदर इसको करंट पास किया जाता है, तो करंट एक वायर से दूसरे वायर के बीच में, ठीक है, ट्रांसमिशन शुरू कर देता है बीच में कॉइल के अंदर से। और अंदर नाइट्रोजन गैस होने के कारण वो अंदर जाने वाला हीट या इलेक्ट्रिसिटी इतना ज़्यादा ब्लश करने लगता है कि हमें लाइट के फॉर्म में मिलना शुरू हो जाता है। अगर ये नाइट्रोजन गैस इस बल्ब के अंदर से निकल जाए तो ये बल्ब फूट जाएगा, या फिर हमें पता चलता है कि देखो कभी कभी क्या होता है कि बल्ब जो है वो काफ़ी टाइम के बाद ये टूट जाता है, फ्यूज़ हो जाता है। एक्चुअली इसके अंदर से नाइट्रोजन गैस की जब कमती हो जाती है तो बल्ब के अंदर ये प्रॉब्लम खड़ा होता है। क्लियर? समझ में आया ये बल्ब के बारे में मैंने जो बताया? अब ये जो वायर्स है, ये बना हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, एमसीक्यू के लिए याद रखना, टंगस्टन वायर, जो एक अलॉय है। ठीक है, अलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और इसके अंदर हीट
कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से बल्ब को किससे बनाया जाता है? टंगस्टन वायर के साथ बनाया जाता है। ठीक है, तो समझा? तो वायर और जो कॉइल है, इसके अंदर जो कॉइल है वो किससे बनाया जाता है? नाइक्रोम से बनाया जाता है। याद रखना, टंगस्टन वायर रहता है, ये वायर जो है वो टंगस्टन का है, और जो कॉइल है वो किसका है? नाइक्रोम का है। और इसके अंदर ये 3400 डिग्री सेल्सियस तक का हीट ये कैरी कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, देखो कभी कभी हम लोग देखो, अगर स्विच बोर्ड की तरफ ध्यान दें तो हमारे पास पॉइंट्स ऐसे 3 दिखाई देंगे। ध्यान से ऑब्जर्व करना, तो 3 दिखाई देंगे, कहीं कहीं पर इतने दिखाई देंगे, राइट? एक ऐसा ऊपर रहेगा और एक साथ 3 पिन प्लग डाला, 3 पिन का प्लग डाला, अगर 3 पिन प्लग डाला तो वो कहाँ कहाँ जाता है? यहाँ पे और यहाँ पे, करेक्ट? और अगर हमने 2 पिन प्लग डाला, ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ पर जाएगा बोलो तो? ये दोनों पर जाएगा। ठीक है, अब 3 पिन प्लग जो है वो हैवी इक्विपमेंट्स जैसे फ्रिज हो या एसी हो या इंडक्शन हो, वो सब के लिए यूज होगा। लेकिन 2 पिन प्लग्स आपके चार्जर या फिर सिंपल डिवाइसेस जैसे कभी कभी रेडियो, ठीक है, फिर छोटे छोटे डिवाइसेस के लिए, या अगर कुछ भी सिंपल एक शो पीस कनेक्ट करना हो तो वो भी 2 पिन प्लग में ही आ जाता है। ठीक है, तो अब इन 3 पिन्स में, ठीक है, हर इलेक्ट्रिक कनेक्शन में 3 वायर्स रहते हैं। ठीक है, थियोरेटिकल है ये पार्ट, दैट इज लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर्स। तो जो लाइव और न्यूट्रल है, ये दोनों जो है ये सबसे मेन पार्ट है। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट। ठीक है, और ये जो अर्थ है इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया जाता है मतलब ये सारे अर्थ वायर को, अर्थ से निकलने वाले ये जो थर्ड पॉइंट है इसे बोलते हैं अर्थिंग। ठीक है, ये वायर को सबको एक साथ, पूरे घर का एक साथ बटोर के, ठीक है, एक मेटल प्लेट में डालकर, ठीक है, उसको ग्राउंड के अंदर दबा दिया जाता है। ठीक है, दिस इज बेसिकली एक्स्ट्रा पोटेंशियल करंट जो आपके डिवाइसेस को बचाती है, क्योंकि करंट क्या है, करंट को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, तो एक्स्ट्रा जो करंट होगा वो अर्थ से निकलकर जमीन के अंदर चला जाता है। क्लियर? तो ये है हमारा अर्थिंग का इंपॉर्टेंस। अगर अर्थिंग नहीं रहा, अगर हमने किसी भी चीज़ का अर्थिंग नहीं किया तो फाइनली वो डिवाइस खराब भी हो सकती है। क्लियर? तो देखो, अगर कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, शॉर्ट सर्किट होकर लाइट चली जाती है या फिर आग लग जाती है, ये कब होता है? कि जब लाइव वायर, ये देख रहे हो, लाइव और ये न्यूट्रल वायर एक दूसरे से टच हो जाते हैं। जब ये दोनों टच हो जाते हैं, लाइव और न्यूट्रल वायर जब टच हो गए एक दूसरे से, तो क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट हो जाने से क्या होगा? फायर लगेगा और सामने जो भी डिवाइसेस रहेगा वो जल सकता है या फिर वो खराब भी हो सकता है। क्लियर? तो इसीलिए हमारे पास एक मटेरियल है दैट इज कॉल्ड एज फ्यूज। अब ये फ्यूज सेरामिक और किस वुड, प्लास्टिक, इससे बना हुआ रहता है, जिससे कि लाइव और न्यूट्रल वायर अगर टच भी हो जाए तो फ्यूज वायर के, फ्यूज में जब आग लग जाएगा तो आग पकड़ ही ना पाए,
बिकॉज दिस आर इनफ्लेमेबल, और अगर वो इनफ्लेमेबल रहा तो वो बाकी जगह पर स्विच बोर्ड पर आपको फायर से बचा सकता है। दस दिस आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स टेकन वर ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट। क्लियर, समझ में आया? तो अब तक हमने क्या देखा, देखो पहले हमने देखा कि देयर आर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिख रहे हैं, जिसमें हीटिंग इफेक्ट देख रहे हैं। कहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होते हैं। इसमें है गीज़र, माइक्रोवेव, वाटर हीटर, इंडक्शन कुकर, ऐसा। तो कॉइल्स भी दो इसके अंदर रहते हैं, दो कॉइल्स, एक है कॉइल्ड कॉइल और एक है सोलोनॉइड कॉइल। जब इसके अंदर से करंट जाता है तो वो हीट जनरेट करता है, और वो हीट मेटल प्लेट के साथ कनेक्टेड रहता है। दिस मेटल प्लेट वो वाटर या किसी भी चीज़ से जो भी कनेक्टेड रहेगा वो उसको हीट सप्लाई करने में मदद करता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आप बल्ब की तरफ देख रहे हैं, ये ग्लास बल्ब है, ये दोनों टंगस्टन वायर है, अंदर सोलोनॉइड कॉइल है, यहाँ पे ग्लास सपोर्ट है, यहाँ पे स्क्रू कैप है, ये कैप ही अंदर जाता है, हाँ, और इसके अंदर नाइट्रोजन गैस से फिल किया हुआ रहता है। जब हम लाइट चालू करते हैं तो ये दोनों टंगस्टन वायर के बीच में करंट फ्लो होना शुरू करता है, इस वजह से कॉइल के अंदर करंट फ्लो होना चालू होता है। ठीक है, अब जब ये कॉइल के अंदर फ्लो होता है तो नाइट्रोजन गैस उसको सपोर्ट करता है और हमें लाइट ज़्यादा अमाउंट में मिलती है। जब ये नाइट्रोजन गैस कम हो जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। ओके, तो ये जो टंगस्टन ये है पार्ट है वो टंगस्टन वायर से बना हुआ है, और ये जो कॉइल है वो हमारा नाइक्रोम कॉइल से बना हुआ है। तो टंगस्टन वायर में काफ़ी सारा हीट कैरिंग कैपेसिटी है, जो अलॉय से बनाया हुआ है। अलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और जो कॉइल है वो नाइक्रोम से बनाया हुआ है, जिसके अंदर टेम्परेचर 3400 डिग्री सेल्सियस का कैरिंग कैपेसिटी है। ओके, अब हम बात करेंगे 3 पिन और 2 पिन प्लग के बारे में। 3 पिन और 2 पिन प्लग्स में हम अलग अलग डिवाइसेस देखे हैं, किसी किसी में 2 पिन होते हैं, किसी किसी में 3 पिन होते हैं। एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायर्स। कौन सा वायर बोलो तो लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थिंग वायर। ठीक है, तो लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, दैट इज कॉल्ड एज 220 वोल्ट। ठीक है, जब हम लाइव और न्यूट्रल वायर को टच करते हैं तो अगर वो टच हो गए तो इसके अंदर दोनों एक साथ टच हो जाने पर शॉर्ट सर्किट का जन्म ये होता है। हर अर्थिंग वायर को ग्राउंड में डाला जाता है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा करंट है वो ग्राउंड में निकल जाए। ठीक है, शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर लग सकती है, इसीलिए हर इलेक्ट्रिकल स्विचेस में फ्यूज लगाया हुआ रहता है। फ्यूज प्लास्टिक, सेरामिक या वुड का बना हुआ रहता है, बिकॉज दिस 3 सब्सटेंसेस आर इनफ्लेमेबल, और इस वजह से आग नहीं पकड़ती। क्लियर? तो इसके ऊपर हम लोग एक न्यूमेरिकल शुरू करते हैं अभी। तो लिखो एग्जाम्पल नंबर 1 इज 6 मीटर लॉन्ग वायर made from an alloy nichrome is shaped into a coil and given for production of heat. It has resistance of 24 ohms. Can we get more heat if the wire is cut into half of its
original length and shaped into coil. For getting energy two ends of a wire are connected to source of 220 वोल्ट। तो देखो एक 6 मीटर लॉन्ग वायर है मेड फ्रॉम अलॉय और नाइक्रोम इज शेप्ड इनटू ए कॉइल एंड गिवन फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीट इट हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम्स। अगर हम उस वायर को हाफ में कट कर दें ओरिजिनल लेंथ के तो कितना एनर्जी ऑब्टेन होगा 220 वोल्ट के सोर्स में, वो हमें देखना है। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें 24 ओम, बराबर, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो पहले ओरिजिनल लेंथ पे पावर निकालते हैं। तो P इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है V²/R। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्या फाइंड आउट करना है, कैन वी गेट मोर हीट इफ द वायर इज कट इनटू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड शेप इनटू कॉइल। फॉर गेटिंग एनर्जी टू एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। मतलब एक बार ओरिजिनल लेंथ पे निकालना है और एक बार वायर को हाफ में कट करके देखना है किस में पावर ज़्यादा आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 220 इंटू 220/24। ठीक है, करेक्ट। तो देखो कैलकुलेट करो कितना आता है आंसर, देखना 220 इंटू 220/24, बराबर। अब नेक्स्ट वाले में एक काम करो, इस क्वेश्चन में एक चेंजेस करो, इजी कर लो कैलकुलेशन को। तुम लोग इसको चेंज करो, नहीं तो 24 ही रहने दो। ठीक है, टोटल वाट निकालो इसका कैलकुलेशन, ये पूरा कट करो और देखो क्या निकलता है। अब कॉइल को हाफ कर, कॉइल ऑफ हाफ लेंथ। तो इफ लेंथ इज हाफ, बराबर, तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। करेक्ट कि नहीं, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बराबर ना। R इक्वल्स टू ρL/A, याद है ना, ये फॉर्मूला पता था हम लोग ने। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो लेंथ यहाँ पर घटा दिया तो रेजिस्टेंस भी आधा हो गया 12 ओम। V इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो P इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है V²/R। तो 220 इंटू 220/12। ठीक है, तो देखो इसका कितना कैलकुलेशन आया। ठीक है, दिस, तो फाइनली तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा हाफ लेंथ पे ज़्यादा पावर है या होल लेंथ पे ज़्यादा पावर है। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन तुम लोग लिखो, डैश वायर, डैश लेंथ वायर कैरीज मोर पावर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। A coil is connected to 9 ohm resistance because of which heat of 400 joule is produced per second
ड्यू टू current flowing through it. Obtain the potential difference applied across रेजिस्टेंस। तो याद है ना, सब नोटेशन दिया था, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। देख रहे हो ना? तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V फाइंड आउट करना है। क्या दिया हुआ है, कॉइल इज कनेक्टेड टू 9 ओम रेजिस्टेंस, मतलब R का वैल्यू 9 ओम, बरोबर। विच हीट ऑफ 400 जूल, मतलब पावर दे दिया है हमें 400 जूल, राइट। हमें V निकालना है। अभी फॉर्मूला देखा, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, देयरफॉर वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PR। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू पावर डालते हैं 400 इंटू 9, बराबर। तो V इक्वल्स टू रूट ऑफ 400 इंटू 9, तो V इक्वल्स टू रूट ऑफ 400 को कैसे लिख सकता हूँ, 20 इंटू 20, और 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3। डबल की जोड़ी के लिए एक बाहर, डबल की जोड़ी के लिए एक बाहर, तो V इक्वल्स टू 20 इंटू 30 इक्वल्स टू 60 वोल्ट। ओके, चलो नेक्स्ट सम, एग्जाम्पल 3। एन इलेक्ट्रिक टंगस्टन bulb is connected into a home circuit. The home electric supply runs at 220 volt potential difference. When switched on, current of 0.4 ampere 45 ampere flows through bulb. Flows through bulb. What must be the power of bulb? What must be the power of bulb if it is kept only for 10 hours? How many units of electricity will be consumed? देखो बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, है सिंपल लेकिन धीरे धीरे हम लोग रीड करेंगे, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रिक टंगस्टन बल्ब इज कनेक्टेड टू ए होम सर्किट, द होम इलेक्ट्रिक सप्लाई रन्स एट 220 वोल्ट। तो देखो, तो V इक्वल्स टू क्या मिल गया, 220 वोल्ट। एक एक करके लिखते जाओ, ठीक है। व्हेन स्विच्ड ऑन विद करंट ऑफ 0.45 एम्पियर, एम्पियर आ गया तो मतलब मुझे किसका वैल्यू मिल गया, करंट का 0.45 एम्पियर फ्लोज टू द बल्ब। व्हाट मस्ट बी द पावर ऑफ बल्ब? पावर फाइंड आउट करना है, राइट। तो ध्यान से देखो,
हमें क्या पता है, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, यही फॉर्मूला देखते आ रहे हैं। लेकिन ओम्स लॉ के मुताबिक क्या है, V इक्वल्स टू आई आर, तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर, दोनों के सर पे स्क्वायर लग जाएगा ना, क्योंकि V की जगह पे आई आर है, यहाँ पे नीचे एक आर है, एक आर कट गया, तो P इक्वल्स टू क्या मिल गया, आई स्क्वायर इंटू आर। अब I का वैल्यू तुम्हारे पास है 0.45 इंटू 0.45 इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है, तो ये गड़बड़ हो गया, हमारे पास रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन ही नहीं है हमारे पास, तो हम लोग इसको बदलेंगे। ठीक है, इसको बदलते हैं। देखो ये ऐसा मत करो, हम लोग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, तो देखो अब P इक्वल्स टू वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, V इंटू वी बाई आर, बराबर। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, राइट, हमें क्या पता है, V इक्वल्स टू I इंटू आर, देयरफॉर I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई आर, राइट। तो इसके जगह पर हम I पुट कर सकते हैं, तो P इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, V इंटू आई, तो V का वैल्यू कितना है 220 इंटू 0.45, करेक्ट कि नहीं, तो मल्टीप्लाई करो, 2 और 45 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 10 11 8 8 990। अब 220 होने के कारण एक और ज़ीरो आया, और पॉइंट की वजह से 2 घर इधर आएगा, तो इसका मतलब 99 वाट, राइट। 220 की वजह से एक ज़ीरो एक्स्ट्रा डाला, यहाँ 220 नहीं, मैंने 220 ही लिया था, इसकी वजह से यहाँ एक ज़ीरो डाला, और फिर 0.45 है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट इधर, तो हमें मिला 99, बराबर। अब पावर तो मिल गया क्वेश्चन में, इफ इट इज केप्ट ऑन ओनली फॉर 10 आवर्स हाउ मेनी इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम। ठीक है, तो कितनी देर के लिए ऑन रखा है बल्ब को, 10 घंटे के लिए, बराबर। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 10 घंटे के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो बल्ब इज ऑन फॉर 10 आवर्स, राइट। तो कितना हो जाएगा, 99 वाट इंटू 10 आवर, तो 990 वाट आवर, बराबर, करेक्ट है। लेकिन करंट हमेशा, ये तो छोटा यूनिट हो गया, करंट हमेशा किस में मेजर होता है, करंट इज मेजर्ड इन, किस में आता है, करंट इज मेजर्ड हमारा यूनिट किस में आता है, बिल में, किलोवाट आवर में आता है। तो हम लोग 990 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0.99 किलोवाट आवर। क्लियर, इजी सम था, ओके। तो देखो, एन इलेक्ट्रिक आयरन यूजेस ए पावर ऑफ 1100 वाट when set to higher temperature. If set to lower temperature, it uses 330 watt power. मतलब एक इलेक्ट्रिक आयरन को जब हम हाई पावर में सेट कर रहे हैं तो वो 1100 वाट करंट खा रहा है, और जब उसी इलेक्ट्रिक हीटर को मतलब आयरन को लोअर टेम्परेचर में सेट कर रहे हैं तो 330 वाट करंट खा रहा है। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट एंड रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस for 2 settings when the current is connected to 2420 volt. तो देखो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। तो इसमें दो केस है, केस नंबर 1, फर्स्ट, व्हेन सेट एट हायर टेम्परेचर, बराबर। तो जब हायर टेम्परेचर में रहेगा तो 1100 वाट करंट था, ठीक है। तो पावर इक्वल्स टू, वी नो द फॉर्मूला, V स्क्वायर आर।
तो 1100 इक्वल्स टू 220 इंटू 220 इंटू आर, राइट, करेक्ट है। तो 1100 बाई 2200, ओके, सॉरी, पावर रेजिस्टेंस चाहिए ना, राइट। तो ऐसे कैलकुलेशन से अच्छा पहले हम लोग करंट निकाल लेते हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम लोग पहले इजी वाला कर लेते हैं जिससे कि कैलकुलेशन इजी बने, ठीक है। हमने एक और फॉर्मूला क्या देखा था, क्या, पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में देखा था ना हम लोग ने, ये देखो पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई, यहाँ देखा था ना। ये वाला मेथड से करते हैं, ज़्यादा सिंपल रहेगा, ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो 1100 इक्वल्स टू वी कितना है 220 इंटू आई, तो 1100 बाई 220 इक्वल्स टू आई हो गया। तो 0 0 कैंसिल, 220 5 ज़र 110, तो आई इक्वल्स टू क्या मिल गया 5 एम्पियर, बराबर। तो इसी के हिसाब से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें क्या पता है, V इक्वल्स टू आई आर, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V बाई आई। तो V का वैल्यू कितना है 220 बाई 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 44 ओम, राइट, 44 ओम हो गया। अब इसी तरीके से केस नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। लेट अस सी केस नंबर 2। केस नंबर 2, व्हेन आयरन is kept at low temperature, बराबर। तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 330 वाट, और V तो वही रहने वाला है कितना 220 वोल्ट, वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। P इक्वल्स टू V इंटू आई, तो 330 इक्वल्स टू 220 इंटू आई, तो 330 बाई 220 इक्वल्स टू आई, 0 0 कैंसिल, 33 1.5, तो आई इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर, बराबर, मिल गया आई। और इसी हिसाब से रेजिस्टेंस भी निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है ना हमें। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए V इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है आई आर, तो V का वैल्यू कितना होगा 220 इक्वल्स टू 1.5 इंटू आर, तो 220 बाई 1.5 इक्वल्स टू आर। तो पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो 10 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एक ज़ीरो बढ़ गया और ये बन गया 15 इक्वल्स टू आर। कट करते हैं, 1 ज़र 4 ज़र 6 ज़र, तो आर इक्वल्स टू मुझे मिला 146, ठीक है। तो कितना रेजिस्टेंस लोअर टेम्परेचर पे 146 ओम, और कितना रेजिस्टेंस हायर टेम्परेचर पे 44। क्लियर। तो इस लेक्चर के बाद तुम लोगों के नोट्स में क्या रहना चाहिए, तुम लोगों के नोट्स में पूरे जो थियोरेटिकल मैंने एक्सप्लेन किए, जैसे नाइक्रोम कहाँ यूज़ होता है, टंगस्टन कहाँ यूज़ होता है, बल्ब का एक डायग्राम होना चाहिए, और 4 न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन।